काली शक्तियों की थी चाहत, समृद्धि पाने के लिए, सिद्धि के लिए कोई एक बच्चा बलि लगेगा। मासूम बच्चों की थी तलाश, उसके माँ दूर छोड़ के आई खंभे के पास, मंदिर से आगे, और थोड़ी देर बाद गई, देखी तो बच्ची गायब है। नर पिशाचों ने सुना दिया फरमान। जब घर के अंदर गए तो देखे उसको कि दोने में, थाली में खून लगा है। मतलब माता पिता को उस तांत्रिक ने खुद बताया कि मैंने बलि दे दिया, मुझे माफ कर दो। हाँ। 2 बच्चे काट कर दफन कर दिए गए। गाल को यहाँ से काट दिया पूरा। हाँ। एक के बाद एक, पहले एक राइट को, फिर राइट लेफ्ट को, अच्छा। ऐसे काटे। और उसके बाद जीव जो है उसको रूट ऑफ जो है टंग, वहाँ से काटे। भिलाई का बहुचर्चित नरबली कांड। आज मैं आपको समय चक्र के कुछ सालों पहले ले जाने की कोशिश करूंगा और नरबली से जुड़ी हुई 2 बड़ी घटनाओं के विषय में आज हम बात करने की कोशिश करेंगे, जिसमें एक बच्ची और एक चिराग नाम के बच्ची की बलि दी जाती है तंत्र साधना, और तंत्र साधना के ज़रिए शक्ति प्राप्त करने के लिए कुछ तांत्रिक और उनके सहयोगियों द्वारा बच्चों को दर्दनाक मौत दी जाती है। उसमें मैं बातचीत करने के लिए मेरे साथ में सुरेश शर्मा साहब हैं, सरकारी वकील हैं और काफ़ी समय से केस स्टडी इन्होंने की है और इन विषयों पे भी काफ़ी संजीदगी से अपना जो फ़र्ज़ है, कानूनी फ़र्ज़, उसको निभाया। सुरेश सर, ये बताएंगे कि ये जो 2 घटनाएं हुई हैं, एक चिराग का मर्डर और उसके 6 महीने पहले एक बच्ची को और मारा था इन तांत्रिकों ने, पूरी घटना क्या थी? ये ईश्वरी और किरण पति पत्नी हैं। ये तंत्र साधना करके गुरु माता बन गए हैं। किरण भाई गुरु माता, ईश्वरी जो है वो गुरु। और ये लोग अपने शिष्य तैयार कर लिए थे और शिष्य लोगों को भी समझा दिए थे। तो इस परिप्रेक्ष्य में उसने सबसे पहले अपने शिष्यों को बोला कि समृद्धि पाने के लिए, सिद्धि के लिए कोई एक बच्चा बलि लगेगा, लड़का हो लड़की छोड़, तो उसको लेके आना है। तो कसाईडीह साईं मंदिर के पास बिरु देवार था, उसकी बेटी, वो वहाँ भीख मांगने गए थे पति पत्नी। तो बच्ची को टॉयलेट की छवि सोच की, तो उसको उसके माँ दूर छोड़ के आई खंभे के पास, मंदिर से आगे, और थोड़ी देर बाद गई, देखी तो बच्ची गायब है। और उसके बाद थाने में रिपोर्ट लिखाई, गुम इंसान। पुलिस खोदता है लेकिन ट्रेस नहीं हुआ। इसके बाद फिर इसके 6 महीने बाद ये जुड़ा बांधा में सावित्री और पोषण नाम के व्यक्ति का एक बच्चा था, चिराग। तो ये दोनों मजदूर लोग थे, अपने अपने काम करने गए थे। तो घर में थी उसकी सावित्री की छोटी बहन, माने चिराग का मौसी। तो वो बच्चे को देख रही थी, लेकिन कुछ देर पहले वो बच्चा बाहर गली में खेल रहा था। कुछ देर के लिए घर के अंदर गई, वो लौट के आया, देखी बच्चा नहीं मिल रहा है। तो अपने जिया जी और दीदी को फ़ोन किया कि दोनों लोग आए। फिर मोहल्ले वाले सब मिलकर खोजे। खोजने पर पूरे मोहल्लों खोजे, कहीं बच्चा मिला नहीं। लेकिन मस्जिद भी अनाउंस कराए। इसके बाद नहीं मिला तो ये देखे कि एक ईश्वरी किरण के घर से डेक की बड़ी ऊंची आवाज़ आ रही थी। अच्छा। ऊंची आवाज़ आ रही थी जी। तो इनको शंका हुआ। तो शंका के आधार पर सब लोग से घर के अंदर गए। जब घर के अंदर गए तो देखे उसको कि दोने में, थाली में खून लगा है और मिट्टी वहाँ पर का गीला है और डेक ऊंची आवाज़ में बज रहा है। ये चिराग के जो घर वाले थे उनके पड़ोस में रहते थे ये जो तांत्रिक ईश्वरी और किरण पति पत्नी, चिराग के बिल्कुल पड़ोसी थे, जुड़ा हुआ घर जी। तो उन्होंने उसको कड़ाई से पूछताछ किए, कहाँ है, कैसे, तुम क्या कर रहे हो करके। और देवी माता का फोटो था और वो वहाँ पूजा पाठ तंत्र का पूरा सामान रखा हुआ था। तो कड़ाई से पूछताछ किए तो बताया कि मेरे को माफ़ कर दो, गलती हो गई है, मैंने चिराग का बलि दे दिया है। और ये मतलब माता पिता को उस तांत्रिक ने खुद बताया कि मैंने बलि दे दिया, मुझे माफ़ कर दो। हाँ। और वहाँ पर और मोहल्ले के भी लोग थे उनके साथ। अच्छा। तो वहाँ पर फिर मिट्टी से खोद, कहाँ दिखाया, कहाँ पर है, तो बताया यहाँ पर है, जहाँ गीली मिट्टी थी। खोद के गए तो बच्चे को बलि दिए थे। बड़ा निशान सत्य। चर्चा से पहले आप बता रहे थे कि बच्चे को बहुत ही, जो चिराग है उसको बहुत निर्ममता से उसको मारा गया था। कैसे उसके साथ बर्बरता कैसे की गई थी? उस बर्बरता ऐसे किए कि उसको पहले पूजा किए, पूजा करने के बाद एक प्लेटफॉर्म पे लेटाए। लेटाने के बाद उसको सब लोग पकड़ लिए
और जो तांत्रिक पति पत्नी थे गुरु माता, तो ये पहले चिराग के गाल को होंठ के पास से लेकर कान तक काटे हथियार से, चाकू से गाल को यहाँ से काट दिया पूरा। हाँ, जी। एक के बाद एक, पहले एक राइट को फिर राइट लेफ्ट को। अच्छा। ऐसे काटे जी। और उसके बाद जीभ जो है जी। उसको रूट ऑफ जी जो है टंग वहाँ से काटे। बताइए, इतनी निर्ममता के साथ में इस विषय में बात करने के लिए इसीलिए आज इन खबरों को बनाना बहुत ज़रूरी है। अंधविश्वास लगातार समाज में फैलता जा रहा है और अभी वर्तमान में भी ऐसे ही कुछ घटनाएं हमने दुर्ग में कवरेज करी, जिसमें एक लेडी को टोनी कहकर उसको गर्म कोयले के ऊपर चलाने की कोशिश हुई थी। तो उस विषय से जुड़े हुए ये विषय बहुत दर्दनाक हादसा था ये, और हालांकि हमने कवरेज भी की थी, लेकिन जो चरणबद्ध तरीके हैं वो आप शर्मा जी से सुन पाएंगे। बताएंगे सर उसके आगे क्या हुआ था फिर? तो उसके बाद फिर पुलिस को फ़ोन किए, पुलिस वाले आए तो फिर विवेचना की, पूछताछ की, उसको अरेस्ट करके ले गए तांत्रिक को, और विवेचना को उपरांत पूरा चालान पेश किए और हथियारों के ऑफिशियल जांच के लिए भेजे। वहाँ से उनको ब्लड आया और तांत्रिक महिला जो थी उसके शरीर में, उसके साड़ी में, और तांत्रिक ईश्वरी के शर्ट और लुंगी में ह्यूमन ब्लड पाया गया। अच्छा, जब इन घटनाओं की विवेचना की बात आती है, जो ये कोर्ट में ये लोग बयान देते हैं, अपराधी जो रहते हैं, अभी तो अपराधी हो गए, तो ये अपराधी क्या कहते हैं कि कौन सी ऐसी साधना है, कौन सी ऐसी शक्ति है जिसको प्राप्त करने के लिए ये लोग इस तरह की निर्ममता और नीचता पे उतर आते हैं? कई प्रकार का साधना है। ये जैसे इस प्रकरण में समृद्धि प्राप्त करना चाहते, सिद्धि करके समृद्धि प्राप्त करना चाह रहे थे, और उसके लिए दूसरे के बच्चे को बलि दिए। इस बार हम सर्वोच्च न्यायालय का एक दृष्टांत भी आता, सर्वोच्च न्यायालय ने बोला भी इस बात को कि आप समृद्धि चाहने के लिए दूसरे के बच्चे को बलि दे रहे हो, और उस बच्चे के सेक्रीफाइस के द्वारा आप अमीर बनना चाह रहे हो आप। और ये घोर अंधविश्वास है, और उसको डेथ पेनाल्टी किया था। चिराग का जब प्रकरण हुआ था उस वक्त एक और हत्याकांड का खुलासा होता है, जैसे जो बच्ची की बात आ रही थी। जब चिराग प्रकरण में पुलिस और विवेचना चल रही थी, माहौल काफ़ी गर्मा चुका था, भिलाई का जो रुआबांधा इलाका है, तब उस जगह से बच्ची की लाश भी बरामद हुई और अभिरक्षा में लेके पूछताछ किए पुलिस रिमांड लेके ईश्वरी से और किरण बाई से। तब उन्होंने कन्फेस किया कि 6 महीने पहले मनीषा को बलि दिए हैं। तो जो मनीषा को मारने के लिए 6 महीने पहले उन्होंने ये किया था, ये कांड किया था, उस वक्त मनीषा को भी क्या इसी निर्ममता से मनीषा के लिए मुहूर्त देख रहे थे। अच्छा। ला के अपने घर में रखे थे 3 दिन तक। अच्छा। और उसको 3 दिन बाद मुहूर्त आया, तब उसको बलि दिए थे। उसको उसके 2 शिष्य लेके आए थे वहाँ से, महानंद और एक और उसका साथी, मोटरसाइकिल में पकड़ के लेके आए थे, और अपने घर में 3 दिन तक रखे थे उसको। मुहूर्त आने पर बलि दिए उसको। अच्छा। तो वहाँ शरीर खोदाई करने पर फराक मिला उसका, जो समय गुजर जाने से 2-4 जगह छड़ आ गया था। जब पुलिस ने इन 2 लाशों को बरामद किया था, उस वक्त जो मौका वारदात था, उसमें स्केलेटन मिला मनीषा का, स्केलेटन मिला। हाँ, मनीषा का। और चिराग की बॉडी किस तरह से? पूरी बॉडी मिली, तुरंत घटना था, तुरंत बॉडी मिल गई, बॉडी मिल गई थी तुरंत। मतलब पुलिस ने तुरंत उसको रिकवर कर लिया था। रिकवर कर लिया। तो इन घटनाओं में मतलब जब आरोप पत्र प्रस्तुत किया जाता है, तो उसमें एक कौन सी ऐसी सोच रहती है जिससे सज़ा दिलाने के लिए, ताकि वो मुख्य आधार बन सके और उनको मतलब ये तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट मामला है। ये दोनों प्रकरण बच्चे को किडनैप करके घर के अंदर ले गए, इसका कोई गवाही नहीं था। मनीषा को रात को 8:30, 9, 10 बजे लाए थे, उसका भी कोई गवाही नहीं था लाने वाले का। अब सवाल था कि इसका सज़ा का आधार कैसे बना। सज़ा का आधार का मेन आधार था कि कन्फेशन, एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन, न्यायोत्तर संस्कृति। मतलब पुलिस के सामने क्या संस्कृति स्वीकार नहीं है, लेकिन आम जनता के सामने घटना तुरंत बाद आरोपी जो स्वीकार करता है कि मेरे से मैंने फलाने की हत्या कर दिया है, और बिना दबाव के, और बिना उससे किसी प्रकार के भय के वो अगर स्वीकार करता है, उसको एक्स्ट्रा कन्फेशन बोलते हैं साक्ष्य अधिनियम धारा 24। तो वो धारा 24 था, तो साक्ष्य का मान्य है। इस पर हमने सर्वोच्च न्यायालय का बहुत सारे न्यायिक दृष्टांत पेश किए। अच्छा, ये बताएंगे, जैसे मनीषा को जो स्केलेटन बरामद हुआ था, उसके जो मारने का जो क्रम था वो क्या था? वो भी जैसे चिराग को मारा था उसी पैटर्न पे मारा था? हाँ,
ये ईश्वरी से पहले किरण उसको काटे, नहीं काटा तो ईश्वरी ने काटा फिर उसका गला। मतलब किस अंग पे वार किया गया था? हैं? शरीर के किस हिस्से पे मारा? गले को गले को काट के अलग किया गया हाँ, था? अलग कर देते हैं। अच्छा। तो ये पहले इसको ये मनीषा को पहले किरण बाई काटी, नहीं काटा तो ईश्वरी ने काटा। फिर किस हथियार का इस्तेमाल किए थे उन्होंने? वो रहता है हथियार मोटर, वो जैसे धारदार हथियार? हाँ, बकरे को काटते उस टाइप का रहता है ना, चापड़ जैसा? हाँ, ऐसी टाइप का जाता है। अच्छा। इन घटनाओं में जो आरोपी हैं उनको अब अपराधी मान लिया कोर्ट ने, मतलब अपराधी है जी, अपराधी है जी। और धारा 106 में सर्वोच्च न्यायालय ने चिराग के प्रकरण में बोला भाई कि आपके घर डेड बॉडी मिला है, इसका आपको स्पष्टीकरण नहीं है। आपको धारा 106 और साक्ष्य अधिनियम में विशेष नॉलेज, 2.5 साल का बच्चा आपके घर में उसका डेड बॉडी मिला, इसका कोई स्पष्टीकरण उस मुलजिम ने नहीं दे सका। इन तांत्रिकों ने ज़ीरा भी काफ़ी कुछ की थी और निचली अदालतों में अपने कुछ बचाव के रास्ते तलाशने की भी कोशिश की थी ताकि उनको सज़ा कम हो सके, लेकिन निचली अदालतों ने भी मौत की सज़ा को बरकरार रखा। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, जो देश की सर्वोच्च अदालत है, उस अदालत में भी पति और पत्नी तांत्रिक को मौत की सज़ा उसकी इनकी बरकरार रखी गई थी। जो बाकी जो उनके जो चेले थे, जो इस हत्याकांड में सहयोग करते थे और जो बच्चों को लाना और इस तरह से घर में रखना, तंत्र साधना के लिए पूरी व्यवस्थाएं बनाना, उनको काटने और निर्ममता से मारने के लिए इन तांत्रिकों की मदद करना, सर ये क्या जघन्य अपराधों में नहीं आता? जघन्यतम, विरलतम से विरल है। तो इन्हें में विरल है। इन्हें जो सज़ा मिलनी चाहिए थी वो कम हुई, ऐसा लगता है? नहीं, इनको सज़ा पर्याप्त मिला, फांसी सज़ा हुई। उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, पति और पत्नी को मिली है, जो बाकी सहयोगी छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय से ये पति पत्नी को फांसी और बाकी उनके जो 5 शिष्य हैं इनको आजीवन कारावास हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय बाकी सबको छोड़ दिया था, इन दोनों को छोड़कर। छोड़ने का विवेचना में काफ़ी गलती हुई थी उस प्रकरण में, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 106 के तहत पति पत्नी को सजा किया। अभी भी जो समाज है, इस तरह के जो अंधविश्वास हैं और इन चीज़ों से उबर नहीं पाया। अभी हमने वर्तमान में एक लेडी की खबर कवरेज करी थी जिसमें उसको टोनी बोलकर उसको कोयलों से दबाया जाता है और उसको पैर के मतलब कीलों में नंगे पैर से कीलों के ऊपर चढ़वाया जाता है। अंधविश्वास है, हर तर्क विहीन चीज़ अंधविश्वास में आता है, जो तर्क में स्वीकार ना हो, अंधविश्वास है। तो क्या है, ऐसा तो अंधविश्वास को तो आजकल कुछ पढ़े लिखे लोग भी मानने लग गए हैं भाई, जबकि घोर अंधविश्वास है वो। अच्छा, इन सब प्रकरणों में जब ताकि कोर्ट में एक मजबूत आधार बन सके, उसके लिए कितनी विवेचना और पुलिस की कितनी जानकारियां या पुलिस के तथ्य दिए हुए, फिर आप लोगों की जो रिसर्च रहती है या आप लोगों की जो कोर्ट में पुटअप रहता है, उसके लिए कितनी मेहनत लगती है, क्या करना पड़ता है? जैसे मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ, मनीषा के प्रकरण में, मनीषा के प्रकरण में तो कुछ भी एविडेंस था ही नहीं। अच्छा, स्केलेटन मिला, स्केलेटन मनीषा का है ये प्रमाणित करना था, वो कैसे प्रमाणित होता? फ्राक था उसका, तो फ्राक में पिता ने गलत पहचान दिया और उसके बाद सही पहचानी। अच्छा, और FSL हैदराबाद से रिपोर्ट आ गया था कि जो फीमर बोन है, जो जांच के लिए भेजे थे मनीषा का, उसमें प्रोफाइल खोजने में हम असमर्थ हैं करके। इसके बाद मेरा अपॉइंटमेंट हुआ था। अच्छा, तो मैंने फिर ये देखा कि केस तो गवाही मैं कराया उसके माता और पिता का, लेकिन रिपोर्ट आग उसमें लगी हुई थी। तो मैंने उसकी रिपोर्ट को और सर्च किया कि लेटेस्ट DNA मशीन किसके यहाँ कहाँ लगा है। तो सर्च करने पे ये पाया कि सागर में लगा है। तो उसकी फीमर बोन को हैदराबाद से बुलाकर हम उसको सागर भेजे और उसमें लिखा, हैदराबाद की रिपोर्ट भी लगाया उसमें। हैदराबाद वाले कहना है कि भाई फीमर बोन खोजने में हम असमर्थ हुए। मैंने प्रोफाइल खोजने में असमर्थ हुए, तो प्रोफाइल मतलब नहीं या नहीं बोला वो, अनेबल टू ट्रेस। मैंने बोला कि इनको भेजते हैं जहाँ लेटेस्ट मशीन लगा हो, तो वहाँ गया वो। अच्छा, तो वहाँ से आ गया जी कि प्रोफाइल है जी, फिर मदर का ब्लड सैंपल भेजे। अच्छा, वहाँ से मैच कर गया। अच्छा, तो सिद्ध हो गया कि मनीषा का है, ये मेंटेन हो गया सुप्रीम कोर्ट तक। इन दुर्दांत अपराधियों ने कभी कोर्ट में अपने बचाव में भी कुछ प्रयास किए होंगे, कभी कुछ कहते रहे होंगे कि हमने नहीं किया, हमें फंसाया जा रहा है, या बचाव की जी
और ये क्या तर्क ईश्वरीय देते थे कोर्ट में? ईश्वरीय तांत्रिक की तरफ से जो डिफेंस काउंसिल था ये तो बहुत मेहनत किया। अच्छा, हाँ, बचाने के तर्क लिए। क्या दिए जाते थे? तर्क में क्या है, कोर्ट में जब ट्रायल होता है तो बहुत प्रकार के तर्क पेश करते हैं वकील। अब इसमें वो इसका डिफेंस काउंसिल पूरा ईश्वरी के मकान के उसमें चला गया, सीमांकन में दाएं तरफ कौन बाएं तरफ कौन रहता है, कवेलू है कि लेंटर वाला है, कितने कमरे का है, ये सब लंबी लंबी चीज़ें करता रहा। और मेरा इस प्रकरण में टू द पॉइंट आर्गूमेंट था कि भाई पड़ोस के बच्चों को आप बलि दिए हो, आप एक डेड बॉडी मिला है तो आप बताओ बच्चा कैसे आया तुम्हारे घर, वो तो 2.5 साल का बच्चा है, आप बताइए आपके यहाँ डेड बॉडी मिला है। तो इसको उत्तर देने में असमर्थ रहा, इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दे सका पूरे ट्रायल में, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसको मान्य किया। ये अब जैसे अभी इनके पास में और क्या रास्ते बन जाते हैं? जैसे सुप्रीम कोर्ट ने तो इन्हें दोषी फाइनली करार दे दिया है, 2 लोगों को फांसी की सज़ा उसकी बरकरार रखी। इनके पास में अब जाहिर तौर पर क्या रिव्यू पिटिशन की एक रास्ता रहेगा या कोई रेमेडी नहीं बचा है सिवाय इसके कि मर्सी पिटिशन लगाए। किसको लगाए? वो प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति जी को। हाँ, राष्ट्रपति को। अच्छा, तो क्या उसके मतलब एक आध चरण रहता है और रिव्यू पिटिशन भी लगता है, लेकिन रिव्यू पिटिशन समान तौर पर सुप्रीम कोर्ट में कभी मेंटेन होता नहीं, रिजेक्ट ही होता है। क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय जब सजा करता है तब अच्छी तरह विचार विमर्श करके करता है। डेथ पेनाल्टी केस को लाइटली नहीं चलता, बहुत मनन बहस होता है उस केस में, फिर होता है। तो इस तरह से चिराग और मनीषा की एक दर्दनाक अंत की कहानी आप तक पहुंचाने के पीछे, और साफ तौर पर आपने सुना होगा कि जिस निर्ममता से तंत्र साधना और शक्तियों को प्राप्त करने के लिए एक जो अंधविश्वास, एक जो कुरीति चली आ रही है, उसकी एक बहुत बड़ी घटना भिलाई में हुई थी। और उसकी जो निर्ममता, जिस हिसाब से उन्होंने बर्बरता की थी, उस बर्बरता का जो प्रॉपर दंड है वो उन्हें मिला है, उन्हें सजाए मौत दी गई है। अब पति तांत्रिक और पत्नी तांत्रिक के पास में सिर्फ यही रास्ता है कि अगर राष्ट्रपति जी के पास दया याचिका जो है उस पर कोई सुनवाई हो सके। हालांकि ये चीज़ें असंभव सी लगती हैं, क्योंकि जब समाज में इस तरह की ब्रूटैलिटी या कोई निर्ममता या इस तरह की वारदात को कोई पेश करता है तो उससे समाज में एक बहुत बुरा चेहरा, एक राक्षसी स्वरूप सामने आता है। तो जाहिर सी बात है कि मेरे ख्याल से अब इनको फांसी ही होगी। फांसी होगी, अभी हुई नहीं है, वो तो अलग पार्ट रहता है। हमारा केस कंडक्ट तक मतलब है अपने को जी। आपका जो अभिमत है वो इसमें हमने एक गवाह को और बयान कराया था। अच्छा। जिसको लोग ले गए थे यहाँ से नवई से जी, 13-14 साल का लड़का था, बरसात के समय में, और वहाँ बैठ कर शराब पी रहे थे अपने संदिग्ध के साथ, ईश्वरी। अच्छा। जंगल खाली जगह में। अच्छा। और लड़के को बोले तुम बैठे रहा, कब तक यहाँ रुकूं, बोला, बोले तुम बैठे तेरे को बलि देंगे, बोले। तो वो लड़का गाड़ी से उतर के भागा। अच्छा। और बरसात में गड्ढे में जाके छिपा। अच्छा। और पैदल पैदल वहाँ से चल के नाथ गाँव वाले मेन रोड में आया, वहाँ से किसी ट्रक गाड़ी पकड़ के भी भिलाई आया। अच्छा। तो उसको मैंने वही कराया था। इस तरह से ये निर्ममता और निर्लज्जता की सारी सीमाएं पार करती हुई ये खबर आपको ज़रूर झकझोर रही होगी, और बातचीत में आपको कई अंश जो हैं आपकी आत्मा में सिहरन पैदा कर रहे होंगे। हमने तो मौका वारदात पे इन घटनाओं को कवर भी किया था और देखा था उन जगहों को और वहाँ की निर्ममता को देखा था। हालांकि चरणबद्ध तरीक़ों को इन्होंने बहुत अच्छे से बताया। और आपको ये बातचीत कैसी लगी, इन बातचीत को आगे बढ़ाइएगा। समाज में एक अवेयरनेस की भावना आएगी, ताकि जो तंत्र मंत्र और जो इस तरह की साधना में जो आसपास आपके इर्द गिर्द मंडराता हुआ एक वर्ग है, वो उससे आप सावधान रहें। और अगर कोई घटना आपको दिखती है, अगर आपके आसपास कोई ऐसा माहौल दिखता है कि जो तंत्र साधना या इस तरह के कोई लोग हैं जो कुछ गलत कर सकते हैं, तुरंत पुलिस से संपर्क करें, तुरंत पुलिस की मदद लें। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, और वीडियो में आपकी कोई राय होगी, कमेंट बॉक्स आपका है, ज़रूर रखिए। केपी न्यूज़ को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।